1 मई 2011 एबटाबाद पाकिस्तान। ये कंपाउंड बड़ा है लेकिन अंदर कुछ खास नहीं है। अंदर आपको दर्जनों चिकन, कुछ सब्जियों के छोटे खेत, एक गाय और दुनिया का सबसे वांटेड आदमी मिलेगा। सिर्फ कुछ लोगों को पता है कि ओसामा बिन लादेन और उसके परिवार के 16 मेंबर्स पिछले 5 साल से यहाँ रह रहे हैं। उन्होंने ध्यान रखा है कि वो खुद पर निर्भर रहें और किसी की नजर में ना आए। वो लोग काफी जुड़े हुए हैं और हर रात अल कायदा के भविष्य पर तेज बहस करते हैं, खासकर हाल में। हमेशा की तरह बिन लादेन अपनी 4 पत्नियों में से एक के साथ सोने जाता है। आज रात सबसे छोटी अमल उसके साथ है। वो अपने 3 साल के बेटे को पास लेकर सो रहे होते हैं। तभी रात करीब 1 बजे तेज आवाज से जाग जाते हैं। क्या ये तूफान है? अमल लैंप जलाने के लिए हाथ बढ़ाती है लेकिन बिन लादेन उसे रोक देता है। वो इस आवाज को पहचानता है। ये तूफान नहीं, हेलीकॉप्टर्स हैं। बिन लादेन घबरा जाता है। अमेरिकी आ गए हैं, उन्हें उसका ठिकाना मिल गया है। वो अपनी AK लॉर्ड करना भूल गया है। उसके लिए अब ये अच्छा नतीजा नहीं होगा। और एक और बात वो समझ जाता है, वो उसकी हार्ड ड्राइव्स ढूंढ लेंगे। अल कायदा के 3 टेराबाइट सीक्रेट। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। वो पकड़े जाने और मारे जाने को भी मंजूर करेगा लेकिन ये डेटा बाहर न जाए। अब चलो इन हार्ड ड्राइव्स के पीछे की कमाल की कहानी में उतरते हैं। गुड इवनिंग। आज रात मैं अमेरिकी लोगों और दुनिया को ये बता सकता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ने एक ऑपरेशन किया जिसमें अल कायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन मारा गया। जब US नेवी सील्स एबटाबाद में बिन लादेन को पकड़ने के लिए रेड करते हैं, प्लान ये होता है कि वो सिर्फ 30 मिनट या उससे कम रुकेंगे। ज्यादातर सफल मिशन इससे ज्यादा नहीं चलते और कोई भी देरी खतरा बढ़ा देती है। लेकिन जब उन्हें कंपाउंड में कहें तो कंप्यूटर्स का ढेर दिखता है तो पॉसिबल इंटेलिजेंस इतनी इंटरेस्टिंग लगती है कि वो प्लान से हट जाते हैं। ASAP लौटने के बजाय वो इलेक्ट्रॉनिक्स इकट्ठा करते हैं और CIA को पहुंचा देते हैं। फाइलों को छांटना एक बहुत बड़ा काम बन जाता है। इंटेलिजेंस कम्युनिटी के जितने अरबिक स्पीकिंग लिंग्विस्ट्स हैं सब इस काम पर लग जाते हैं। बहुत सा आम सामान मिलता है, होम वीडियोस, न्यूज क्लिपिंग्स, मीम्स और पोर्नोग्राफी की काफी क्वांटिटी। फिर एक्सपेक्टेड टेररिस्ट कंटेंट भी है, अल कायदा प्रोपेगेंडा वगैरह। लेकिन दिलचस्प हिस्सा ये नहीं है, इन हार्ड ड्राइव्स पर US इंटेलिजेंस को लेटर्स का खजाना मिलता है। अल कायदा की ज्यादातर कम्युनिकेशंस टाइप या हाथ से लिखी होती थी और सिक्योरिटी की वजह से कुरियर्स के जरिए SIM कार्ड पर भेजी जाती थी। बिन लादेन के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं। चिट्ठियां क्लोज्ड सर्कल के जरिए बदली जाती थी। एक कुरियर 2 इंटरमीडियरीज के बीच आता जाता, एक बिन लादेन की तरफ और एक उसके ट्रस्टेड एसोसिएट की तरफ। उत्तर में एक पहाड़ी इलाका, पाकिस्तान का वो हिस्सा जो अफगानिस्तान की सीमा से लगता है। सिक्योरिटी इतनी कड़ी थी कि कुरियर को ये तक पता नहीं होता था कि वो कौन सी लेटर्स ले जा रहा है। और बिन लादेन से वो कभी नहीं मिला। उसे ये भी मालूम नहीं था कि बिन लादेन असल में कौन है। कुरियर्स का इस्तेमाल झंझट और खतरनाक था लेकिन काम करता रहा। 10 साल तक बिन लादेन सफलतापूर्वक छिपा रहा और अल कायदा के बारे में दुनिया अंधेरे में रही। हार्ड ड्राइव्स की डिस्कवरी के बाद CIA ने तुरंत काम शुरू किया। इमीडिएट इंटेलिजेंस गेन्स निकालने पर जो मिला उस पर जल्दी एक्शन लिया गया। फॉर एग्जाम्पल, फाइल्स ने पाकिस्तान की ट्राइबल रीजन्स में अल कायदा के चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर का पता लगाने में मदद की। एबटाबाद रेड के 4 महीनों के अंदर उसे ड्रोन स्ट्राइक से मार दिया गया। अल कायदा के टॉप लीगल स्कॉलर को भी थोड़े समय बाद ढूंढकर खत्म कर दिया गया। लेकिन इन जल्दी नतीजों के बावजूद अल कायदा के कई सीक्रेट्स अभी भी इन्हीं हार्ड ड्राइव्स में दबे रहे। काउंटलेस लेटर्स में कोडेड थे। इन सारी कम्युनिकेशंस को पूरी तरह समझने में साल लगने वाले थे और CIA के बाहर से मदद आई। मैं चाहती थी कि 9/11 के बाद की अल कायदा हिस्ट्री को सेकेंडरी सोर्सेज से नहीं बल्कि लेटर्स के जरिए तलाश करूं। ये हैं डॉक्टर नेली लाहूद। वो अल कायदा और ISIS की इवॉल्विंग आइडियोलॉजी स्टडी करती हैं और उन्होंने एक टीम लीड की जिसने बिन लादेन के पेपर्स को एनालाइज और कॉन्टेक्स्ट में रखकर समझा। डिक्लासिफिकेशन प्रोसेस 2012 में शुरू हुआ और 2017 तक डिक्लासिफाइड फाइल्स बहुत मैसिव हो गए। एक समय पर मुझे एहसास हुआ कि यहीं मुझे अल कायदा की इंटरनल कम्युनिकेशंस मिलेंगी। ये करीब 97,000 फाइल्स थीं। खुशकिस्मती से मुझे 2 रिसर्च असिस्टेंट्स का साथ मिला जो मेरी तरह नेटिव अरबिक स्पीकर्स थे। लाहौर और उनके असिस्टेंट्स ने करीब 100,000 डॉक्यूमेंट्स देखे और जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। लेटर्स ने बिन लादेन के कैरेक्टर और अल कायदा की अंदरूनी वर्किंग्स को खोल कर रख दिया। ये लेटर्स बिन लादेन की फ्यूचर प्लान्स और उसकी डीपेस्ट फियर्स खुलकर दिखाते हैं। ये ग्लोबल जिहादी लैंडस्केप का नक्शा समझने में मदद करते हैं और अल कायदा की पोस्ट 9/11 हिस्ट्री का एक साफ भरोसेमंद अकाउंट देते हैं जिसे तब तक लोग काफी गलत समझते रहे थे। तोरा बोरा, पश्तो में ब्लैक डस्ट, अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्से का दूर दराज
बंजर इलाका है। बिन लाडेन को ये इलाका बहुत पसंद था और वो इसे अच्छी तरह जानता था। 1980 से ये जगह उसके लिए खास रही। तब वो सऊदी अरेबिया से आया था ताकि अफगान मुजाहिदीन की मदद कर सके सोवियट्स के खिलाफ होली कॉज में। उसने यहाँ की केव कॉम्प्लेक्सेस के निर्माण के लिए फंड दिया और ऐसे फाइटर्स भर्ती किए जो बड़े रेजिस्टेंस मूवमेंट का हिस्सा बने। आखिरकार सोवियट्स पीछे हटे और बिन लाडेन को लगा कि उसकी भूमिका निर्णायक रही। इसी वजह से प्रेरित होकर अल-कायदा द बेस बना, ऐसा बेस जिस पर एक इस्लामिस्ट लीजन कहीं भी जिहाद छेड़ सके। उस वक्त बोरा बोरा में बिन लाडेन और अमेरिकन्स एक ही तरफ थे, अफगान मुजाहिदीन का साथ देते हुए सोवियत इन्वेजन के खिलाफ। अब 14 साल बाद बिन लाडेन उन्हीं से डरकर भाग रहा है, उन्हीं पहाड़ों की तरफ जिन्हें वो पहले स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरह इस्तेमाल करता था। लेकिन CIA उसकी कड़ी निगरानी में है। 3 दिसंबर 2001 को अल-कायदा के लिए हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। अमेरिकन्स बिना रुके बमबारी शुरू करते हैं। अल-कायदा के लोग 9000 फीट ऊंची गुफाओं में छिपे हैं, 0 डिग्री तापमान में ठिठुरते हुए। पीने का पानी नहीं, जमा हुआ है। बमबारी लगातार तबाही मचा रही है। सब कुछ उल्टा पड़ने के बावजूद बिन लाडेन US ट्रूप से बच निकलता है, मगर जश्न जैसा कुछ नहीं। उसे मालूम है किसी भी पल मौत आ सकती है। वो जल्दी जल्दी अपनी वसीयत लिखता है। अपनी वसीयत में बिन लाडेन अपने बच्चों से लिखता है, मुझे माफ करना, जिहाद का जवाब देने के बाद मैंने तुम्हें बहुत कम वक्त दिया। मैंने एक ऐसा रास्ता चुना जो खतरों से भरा है और इसके लिए तकलीफ, कड़वाहट, धोखा और बेवफाई झेली। मेरी सलाह है, अल-कायदा के साथ काम मत करना। ये बिन लाडेन के लिए बहुत नीचा पल है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मौत पास दिख रही है, बल्कि इसलिए भी कि उससे एक बड़ी गलती हो चुकी है और अब बिन लाडेन के पास वक्त कम है। ये लेटर्स बताते हैं कि अल-कायदा ने ये उम्मीद ही नहीं की थी कि यूनाइटेड स्टेट्स 9/11 के जवाब में एक वॉर शुरू कर देगा। उनकी सोच में ज्यादा से ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स कुछ लिमिटेड एयर स्ट्राइक्स करेगा, बस। अल-कायदा बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड थी। उनके पास प्लान ए तक नहीं था। बिन लाडेन से बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई। उसे यकीन था कि यूनाइटेड स्टेट्स अंदर से कमजोर है, एक पेपर टाइगर जो दहाड़ता ज्यादा है, काटता कम। सभी जिहादीस इस गलतफहमी में नहीं थे। 9/11 से थोड़ा पहले एक काउंसिल में ऊंचे दर्जे के जिहादीस और मुस्लिम धार्मिक विद्वानों ने बिन लाडेन को चेताया था कि अगर वो US सॉइल पर हमला करेगा तो अमेरिकन्स पूरे मिडिल ईस्ट पर हमला कर सकते हैं। लेकिन उसने उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया। उसे पूरा भरोसा था कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास काउंटर अटैक की रिसोर्सेज नहीं है। बिन लाडेन का 9/11 का घोषित मकसद था यूनाइटेड स्टेट्स को एक डिसाइसिव ब्लो देना, ताकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी देशों से अपनी फौजें वापस खींच ले। हुआ बिल्कुल उल्टा। अब बिन लाडेन को अपने दुश्मन की असली ताकत माननी पड़ी। अल-कायदा के कई मेंबर्स मारे जा चुके थे, पकड़े जा चुके थे या ऐसे देशों में बिखर गए थे जहां उनका स्वागत नहीं था। तालिबान, जो अल-कायदा की मदद कर रही थी, तेजी से गिर गई, मगर अपनी गलती सार्वजनिक तौर पर मानने में बिन लाडेन को साल लग गए। अपनी तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स भी अपने दुश्मन का अंदाजा गलत लगा रही थी, पर उल्टी दिशा में। उन्हें लगा अल-कायदा असलियत से कहीं ज्यादा ताकतवर है। बिन लाडेन की मौत तक अल-कायदा को ग्लोबल जिहादी लैंडस्केप का बड़ा खिलाड़ी समझा जाता रहा। 9/11 ने दुनिया को हिला दिया था और लोगों ने मान लिया कि इतनी तबाही सिर्फ बहुत ताकतवर नेटवर्क ही कर सकता है। बहुतों को लगा कि बाकी इस्लामिस्ट टेररिज्म के धागे भी वहीं खींच रहे हैं। मद्रिड 2004 और लंदन 2005 बम धमाकों को भी गलती से उसी के ऑर्केस्ट्रेट करने के रूप में रिपोर्ट किया गया। कुछ समय तक बिन लाडेन ने इस कहानी को हवा दी, जमकर बयान जारी किए, जिहादीस की हौसला अफजाई की और लोगों को ये मानने दिया कि वही कॉलिंग द शॉट्स कर रहा है। अल-कायदा ने पब्लिक स्टेटमेंट्स जारी रखी ताकि ऐसी ताकत दिखे जो असल में उसके पास थी नहीं। उन्होंने ये भ्रम भी बनाए रखा कि जिहादी लैंडस्केप एक यूनाइटेड फ्रंट है, लेकिन पेपर्स दिखाते हैं कि पोस्ट 9/11 हकीकत इससे बहुत अलग थी। जब बिन लाडेन सीन से गायब हो गया, तब पता चला कि उसने अपने एसोसिएट से करीब 3 साल तक कम्युनिकेशन बंद रखा। वो न्यूज़ देख रहा था, पब्लिक स्टेटमेंट्स जारी कर रहा था, लेकिन अल-कायदा की दुनिया में भीतर क्या हो रहा है, इसका उसे कोई सच में पता नहीं था, क्योंकि वो छुपा हुआ था। 2004 से लेकर 2011 तक की लेटर्स बिल्कुल साफ दिखाती हैं कि अल-कायदा के पास इंटरनेशनल टेररिज्म चलाने के लिए ना तो रिसोर्सेज थे और ना ही आवश्यक पर्सनल। कोट अनकोट सक्सेसफुल जिहादीस जो इंटरनेशनल टेररिज्म कर पाते थे, लगभग हर केस में अल-कायदा से इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। बाहर से ये मूवमेंट अल-कायदा के तहत यूनाइटेड दिखती थी, लेकिन असल में नेटवर्क अंदरूनी डिविजन से भरा था। अलग अलग स्ट्रेटजीज, पावर स्ट्रगल्स और सीरियस ट्रस्ट इश्यूज की वजह से अल-कायदा की एफिलिएट्स से लगातार तनातनी रहती थी। बाद की लेटर्स दिखाती हैं कि पोस्ट 9/11 दौर में अल-कायदा का बड़ा फोकस इन्हीं टेंशंस को मैनेज करने पर
पर था, वो भी बहुत ब्यूरोक्रेटिक मीमोस के जरिए। इन पेपर से साफ पता चलता है कि बिन लाडेन का एजुकेशनल बैकग्राउंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में था, न कि रिलीजियस स्क्रिप्चर में। वो एक हैंड्स ऑन बॉस है जिसकी आदत माइक्रो मैनेज करने की है। अलकायदा को एक फेलिंग कंपनी की तरह रन करते हुए उसका ध्यान कंपटीशन, रीब्रांडिंग, पीआर स्कैंडल्स और पोटेंशियल मर्जर्स पर अटका रहता है। वो घबराहट में एफिलिएट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और बार बार नाकाम रहता है। उसे डर है कि अलग अलग स्ट्रैटेजीज अलकायदा के ब्रांड को टार्निश कर रही हैं। ये ग्रुप्स आखिर में अपना ध्यान लोकल मुद्दों पर ले गए और इसी में उन्होंने ऐसे इंडिस्क्रिमिनेट अटैक्स किए जिनमें बहुत से मुस्लिम भी मारे गए। ये बात बिन लाडेन को गहराई से दुखी करती है। इनमें से कई, शायद ज्यादातर हमले बिन लाडेन या अल कायदा की टॉप लीडरशिप से ऑथराइज नहीं थे। लेटर्स में हमें बिन लाडेन और उसके एसोसिएट्स बार बार ये कहते दिखते हैं कि इन ग्रुप्स को मोर टेररिज्म नहीं बल्कि लेस टेररिज्म करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पीस मेकर्स थे। वो चाहते थे कि इन ग्रुप्स के हमले यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट करें, न कि बेमतलब लोकल आबादी को। यूनाइटेड स्टेट्स की काउंटर टेररिज्म कोशिशें इस पूरी जटिलता को नहीं दिखाती थीं। अमेरिकन्स को लगता था कि अलकायदा दिन ब दिन मजबूत हो रही है। उनका फोकस अलकायदा को ही मेन थ्रेट मानकर बिन लाडेन को ढूंढने पर, भारी रिसोर्सेज झोंकने पर था। 9/11 के तुरंत बाद बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑथराइजेशन फॉर द यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स पास कराया। ये लेजिस्लेशन कांग्रेस की अलग से मंजूरी के बिना भी उस किसी पर मिलिट्री फोर्स इस्तेमाल करने की इजाजत देता था जिसे अटैक से जुड़ा माना जा सके। अगर कोई जिहादिस्ट वाजिब तौर पर अलकायदा से लिंक किया जा सके तो रीजन में मिलिट्री एक्टिविटीज और तेजी से चलाई जा सकती थी। इसी बीच कुछ और ज्यादा खतरनाक जिहादी ग्रुप्स अमेरिकन मिलिट्री रिसोर्सेज की नजरों से बाहर ताकत पकड़ते गए। नतीजा ये हुआ कि 2014 में अलकायदा को एक राइवल जिहादी ग्रुप ने पछाड़ दिया। वो ग्रुप पहले उसका ऑफशूट था जो ज्यादातर स्ट्रेटेजिक डिसएग्रीमेंट्स की वजह से अलग हो गया। बिन लाडेन ने उसे कंट्रोल में रखने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। एक समय के बाद उन्होंने उसकी लेटर्स का जवाब देना ही बंद कर दिया। वो ग्रुप आज ISIS के नाम से जाना जाता है। लेटर्स बिन लाडेन का एक और दिलचस्प भ्रम भी दिखाती है जो आखिरकार उसके पकड़े जाने की वजह समझाने में मदद करता है। करीब 1 दशक तक बिन लाडेन US से भागता रहा। उसकी पूरी जिंदगी और उसके परिवार की जिंदगी कैप्चर से बचने पर टिकी रही। उसे तकलीफ होती है कि उसका परिवार छुपकर रहने पर मजबूर है। पेपर्स दिखाते हैं कि वो अपने परिवार की सुरक्षा और भलाई को लेकर बहुत फिक्रमंद था। वो मास मर्डरर है लेकिन हर रात अपने ग्रैंडकिड्स को कहानियां पढ़कर सुनाता है। तन्हाई की जिंदगी मुश्किल है पर उसकी सख्त सिक्योरिटी मेजर्स ने उसे अब तक सुरक्षित रखा था। 2010 में एक वक्त ऐसा आता है जब बिन लाडेन को खबर मिलती है कि उसके कुरियर्स में से एक पकड़ा गया हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ खतरे में पड़ सकता है। लेकिन बैग सच में पैक करने के बजाय वो वहीं रुका रहा। क्यों? क्योंकि बिन लाडेन का दिल परिवार के लिए नरम था। उस समय उसकी एक पत्नी जो ईरान में हिरासत में थी और उसका बेटा दोनों रिहा हो गए थे और वो उससे आकर मिलना चाहते थे। बिन लाडेन का दयालु परिवार पिता वाला रोल शायद उसकी अंतिम गिरफ्त का बड़ा कारण बना। वो परिवार की बातों में इतना उलझ गया कि कुरियर वाले खतरे पर पूरा ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन वजह सिर्फ यही नहीं थी, कुछ और भी हुआ। बिल्कुल अप्रत्याशित एक वर्ल्ड हिस्टोरिकल इवेंट जिसकी न उसे भनक थी न दुनिया को। अचानक सुरक्षा को लेकर उसकी जुनूनी सावधानियां बैक सीट पर चली गईं क्योंकि उसका ध्यान दिसंबर 2010 में बदल गया। अरब दुनिया में बगावतों की लहर उठी। अरब स्प्रिंग। लोग भ्रष्टाचार, गरीबी और ऑथोरिटेरियनिज्म से तंग थे। अरब स्प्रिंग ने मिडिल ईस्ट और दुनिया भर में शॉक वेव्स भेज दी। शुरू में शांतिपूर्ण विरोध हिंसक होने लगे, सरकारें गिरने लगीं, सिविल वॉर्स भड़क उठी। पहले पहल बिन लाडेन बेहद खुश हुआ। लोग उन भ्रष्ट हुक्मरानों को हटाने की मांग कर रहे थे जिसके लिए वो और दूसरे जिहादी सालों से बोलते आए थे। फिर उसे पावर वैक्यूम दिखा जिसे भरने की योजना उसने बनानी शुरू की। वो लंबे समय से अरब दुनिया में रिजीम चेंज भड़काना चाहता था। 9/11 का मकसद भी तो यही था। यूनाइटेड स्टेट्स मुस्लिम बहुल देशों जैसे इजिप्ट और सऊदी अरेबिया में ऑथोरिटेरियन रिजीम्स को सपोर्ट कर रहा था। हमला इसीलिए था कि वो रीजन से पीछे हटे। फिर अरब दुनिया की पपेट रिजीम्स गिरे और अलकायदा उड़कर आए और तालिबान स्टाइल यूटोपियाज बसाए और अब लोग खुद ही इन रिजीम्स को गिरा रहे थे। इससे बेहतर क्या हो सकता था? बिन लाडेन और उसका परिवार उत्साहित होकर अपना रिस्पॉन्स तैयार करने लगे। हमें ये अबोटाबाद रेड में मिली एक हैंड रिटन फैमिली जर्नल से पता चलता है। ये जर्नल उसकी मौत से एक रात पहले तक परिवार की बातचीत दर्ज करता है। रोजाना अलकायदा को इस नई हकीकत में कैसे आगे बढ़ना चाहिए इस पर गर्म बहसें होती थीं। बस एक समस्या थी, प्रोटेस्टर्स की मांगों के फोर फ्रंट पर अलकायदा था ही नहीं। लगता था कि बहुत से लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं
हैं, कैलिफेट नहीं। ऊपर से हालात बहुत तेजी से बदल रहे थे, इसलिए स्ट्रैटेजी बनाना मुश्किल था। अपने आखिरी दिनों में बिन लाडेन अपनी 2 मिलेनियल बेटियों मरियम और सुमाया, उम्र तब 19 और 21, पर काफी भरोसा करता है। जर्नल बताता है कि दोनों तेज तर्रार, जोशीली हैं और पिता को चुनौती देने से नहीं हिचकती। वो सख्त सवाल पूछती हैं, क्या ये मुमकिन है कि नई पीढ़ी का कुछ हिस्सा मान ले कि पॉलिटिकल चेंज जिहाद के बिना भी हो सकता है? आखिर वेस्ट ने लिबिया में डिक्टेटर को हटाने में दखल तो दिया ही है और आमतौर पर ये अपराइजिंग्स के पक्ष में नजर आता है। कई मौकों पर बिन लाडेन साफ जवाब नहीं दे पाता। वो लगभग हताश दिखता है। एक दिन कहता है, हम कुछ नहीं कर सकते, बस अपनी दुआएं तेज कर सकते हैं। मगर उसकी बेटियां उसे बयान देने पर जोर डालती हैं। ये राजनीतिक लम्हा यूं ही गंवाने लायक नहीं था। उनकी बेटियों की भूमिका वाकई कमाल की थी। लेटर्स में तरह तरह के फैमिली मेंबर्स लिखते हैं कि मरियम और सुमाया, एक पत्र को कोट करें तो, अपने पिता के साथ बहुत करीबी से काम करती थीं। उनकी लिखी चीजें टीवी पर प्रसारित होती थीं। मतलब सालों तक बिन लाडेन के पब्लिक स्टेटमेंट्स में जो बातें आईं वो असल में उनकी यानी बेटियों की लिखाई थी। साफ है, घर पर हैवी लिफ्टिंग वही कर रही थीं। जिहाद के लिए वफादारी और उस कॉज के लिए कमिटमेंट जिस पर बिन लाडेन ने अपनी जिंदगी लगा दी, इन सब पर वो सब एक ही पेज पर थे। ये एक फैमिली अफेयर था। बिन लाडेन की जिंदगी के आखिरी दौर में पेपर्स एक ऐसे शख्स को दिखाते हैं जो डरा हुआ, पैरानॉइड और अपनी ज्यादातर योजनाओं, छोटी हों या बड़ी, को हकीकत में बदलने में नाकाम है। वो यूनाइटेड स्टेट्स पर कभी भी दोबारा कोई लार्ज स्केल अटैक अंजाम नहीं दे पाता।